तो आज इंडिया बोल रहा है कि शुरुआत हम उस खबर से करने जा रहे हैं जो सीधे सीधे आपसे जुड़ी हुई है, मुझसे जुड़ी हुई है। और यकीन मानिए ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि ये वो संकट है जो आने वाले वक्त में और गहरा सकता है, और ये संकट पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकता है। और ये संकट है पानी का संकट। जी हाँ, एक बार जरा सोच कर देखिए कि आपकी जिंदगी में आखिर पानी की क्या अहमियत है। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में अगर बस एक दिन पानी ना हो तो आखिर क्या होगा। कई लोग नहाने के लिए शावर का इस्तेमाल बहुत बेधड़क करते हैं। गिलास में जो पानी बच जाता है, पानी बिना सोचे फेंक देते हैं। उन्हें बेंगलुरु की एक तस्वीर जो है सामने आई, वो जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीरें हाईटेक शहर बेंगलुरु की हैं, जो इस समय जल संकट से जूझ रहा है। आलम यह है कि यहाँ के लाखों लोग बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज, बड़ी बड़ी कॉलोनीज में पानी की इतनी किल्लत है कि लोग घंटों लाइन लगाकर पानी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा। ऐसे हालात हैं बेंगलुरु के। वो तस्वीरें जो हैं आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। और आप समझिए आने वाले वक्त में किस तरह से मुश्किल ये बढ़ा सकती है। बेंगलुरु में बोरवेल सूख चुके हैं। यहाँ जब लोग अपने टैप को खोलते हैं तो वहां पर पानी नहीं आता। इन्हें अब ये चिंता है कि आज तो पानी किसी तरह उन्हें मिल जा रहा है, लेकिन आखिर आगे क्या होगा, कल क्या होगा जब पानी वाकई में उनके लिए बिल्कुल पूरी तरह से सूख चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। बेंगलुरु में ताजा स्थिति क्या है, ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, लेकिन जरा कुछ फैक्ट आपके सामने रखना जरूरी है, समझिए। और इस वक्त बेंगलुरु में कई बोरवेल सूख चुके हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के घर का बोरवेल भी सूख चुका है। जरा समझिए उप मुख्यमंत्री के घर का हाल। वहां पर लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। जो प्राइवेट टैंकर्स हैं वो पानी सप्लाई के लिए 3-3 हजार रुपए वसूल रहे, 3-3 हजार। कई इलाकों में 5,000 का जुर्माना तक लगा दिया। यानी अगर आप पानी बर्बाद करते पकड़े गए तो आपको जुर्माना देना होगा। जल संकट के बीच में लोगों को अब रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए होने वाले पानी के उपयोग में 20% की कटौती करने के लिए कहा गया है। आशंका तो यह भी है कि जब गर्मी चरम पर होगी तब ये क्या हालात बनेंगे, इसीलिए कटौती 20 से 40% तक कर दी जाएगी। बाकायदा निगरानी के लिए कई सोसाइटीज में सुरक्षा कर्मियों को तैनात तक कर दिया गया। पानी इतना ज्यादा कीमती है, समझिए जरा पानी की कीमत। सरकार ने लोगों से अपील की है कि बालकनी में जब आप धोते रहे, अभी तक हमेशा बालकनी की धुलाई करते रहे हैं, अब उसकी जगह पोछा लगाइए ताकि पानी जो है वो पानी बच सके। ये जरूर बातें कही गई हैं। इस फैक्ट से आप बेंगलुरु की स्थिति का अंदाजा तो लगा सकते हैं। हालात कितने गंभीर हैं, स्थानीय लोग किस तरह से परेशान हैं, क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। महीना हो गया पानी इधर नहीं मिलता है बेंगलोर में, क्या करें हम लोग को पानी के बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इधर उधर जाते हैं ना, पानी मिलता है नहीं कुछ। इधर आता है एक दिन छोड़ के एक दिन आता है भैया, फिर भी इतना भीड़ होता है, पानी नहीं मिलता है। बहुत से 3-4 महीने से उधर हो रहा, पानी से नहीं आ रहा इधर से भी बहुत तकलीफ है। एक गाड़ी बोला तो 3 दिन 4 दिन होता। 1000 रुपीज़ बोल कर 1500 बोल रहा वो। इलाका में कॉर्पोरेशन का पानी आके 6 महीने हो गया और इसका कावेरी का कनेक्शन दे रखा है। कावेरी का कनेक्शन देने से कम वो पानी आने से बहुत अच्छा रहता है। यदि पानी चाहिए तो 2 दिन या 3 दिन पहले बुक करना पड़ता है। तो आईटी हब और भारत के सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले शहर के लोग प्यासे हैं। हालात क्या हैं वो खुद बता रहे हैं, लेकिन ये हालात सिर्फ बेंगलुरु के नहीं हैं, बल्कि कर्नाटक के कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे शहर हैं जहां पर पानी के सोर्स खत्म हो चुके हैं। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ बेंगलुरु में 3000 से ज्यादा बोरवेल हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर बोरवेल सूख चुके हैं। बेंगलुरु अर्बन जिले में 174 गांव हैं। 174 गांव और 120 वार्डों में भी ऐसी स्थिति है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिपोर्ट जो सामने आई वो भी आपको बता देती हूं। इस रिपोर्ट के अनुसार तुमकुरू जिले के 746 गांव और उत्तर कन्नड़ जिले के सबसे ज्यादा वार्ड में बोरवेल सूख चुके हैं। तो ये हालात हैं, लेकिन अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस हालात पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। कर्नाटक इस साल भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में पीने के पानी की कोई समस्या न हो।
हम टैंकरों के जरिए ग्राम पंचायतों को पीने का पानी पहुंचा रहे हैं। तो बेंगलुरु और कर्नाटक में किस तरह से जल संकट है, इस जल संकट को देखकर एक सवाल आप लोगों के जहन में भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये हालात ऐसे बन कैसे गए और क्या ये संकट पूरे भारत में देखने को मिल सकता है। इसे समझने के लिए कर्नाटक में ये स्थिति कैसे पैदा हुई, इसे भी आपको समझना होगा, वो मैं आपको बताती हूँ। ग्राफिक्स के जरिए समझिए। दरअसल बेंगलुरु पानी के लिए कावेरी नदी पर निर्भर है और इस नदी से बेंगलुरु को हर दिन 145 करोड़ लीटर पानी मिलता है, जबकि बेंगलुरु को हर दिन 168 करोड़ लीटर पानी की जरूरत होती है। लगातार हो रही कम बारिश की वजह से जल स्तर लगातार घट रहा है। ये तो पहली वजह सामने आई, लेकिन इसकी एक दूसरी वजह आबादी भी है। बेंगलुरु की आबादी तेजी से बढ़ रही है। अगर 2011 के आंकड़ों को देखें तो 2011 में जहां इस शहर की आबादी 86 लाख थी, तो जरा समझिए अब आज के वक्त में 1 करोड़ के पार यहां की आबादी पहुंच चुकी है। 2025 तक जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ के पार होने का अनुमान है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आखिर कैसे यहाँ पर आबादी बढ़ रही है, जल संकट बढ़ रहा है। और ये तो अभी एक तस्वीर नजर आती है, आने वाले वक्त में क्या हालात होंगे हम समझ सकते हैं। आबादी बढ़ने की वजह से तेजी से कॉलोनियां बसती हैं। बेंगलुरु को एक समय गार्डन सिटी कहा जाता था, लोग यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद में बसने का मन बनाते थे। लेकिन अब जरा देखिए, अब यहाँ की आपने पानी की किल्लत देख ली। यहाँ की जलवायु की अगर बात करें तो उसका स्तर भी बहुत तेजी से बदल रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अनुसार बीते 4 दशकों में बेंगलुरु की वाटर बॉडीज में 89% और ग्रीन कवर में 88% तक की कमी आ गई है। जबकि इसके इतर अगर कंक्रीट से ढकी हुई जगहों का देखा जाए एरिया, तो करीब 11 गुना तक ये जगह इनका दायरा और बढ़ चुका है। इतना ही नहीं बल्कि वाटर बॉडीज पर अतिक्रमण भी अब एक बहुत बड़ी चिंता की बड़ी वजह मानी जाती है। बेंगलुरु में 837 में से 744 झीलों पर लोगों ने कब्जा जमा लिया है। आखिर पानी के सोर्सेज बचेंगे कैसे? इन झीलों को कभी बस स्टेशन, स्टेडियम्स, रिहायशी इलाकों में बदल दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर जो मेन सोर्सेज हैं वो किस तरह से अब पूरी तरह से बदलते नजर आते हैं। अब जब जल संकट बढ़ रहा है, तो अब बढ़ते जल संकट को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने राज्य भर के जल टैंकर मालिकों को चेतावनी जारी की है। उनसे पानी की कालाबाजारी करने पर रोक लगाने की भी बात कही है। वाटर टैंकर्स को बाकायदा चेतावनी दी गई है कि यदि 7 मार्च की समय सीमा तक रजिस्टर नहीं कराते हैं वो खुद को, तो उनके टैंकर जब्त कर लिए जाएंगे। डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार बता रहे हैं कि बेंगलुरु शहर में कुल 3500 पानी के टैंकर्स में से मात्र 10% यानी कि 219 टैंकर्स ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बता रहे हैं कि कावेरी नदी पर डैम ही बेंगलुरु की पानी की समस्या का समाधान था। हालांकि कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में विवाद हम लंबे वक्त से देखते रहे, जिस वजह से ये डैम कभी बन ही नहीं सका। इसके अलावा कावेरी प्रोजेक्ट के 5वें फेज की घोषणा भी की जा चुकी है। सुनिए जरा। आज हमने सभी डीसी के साथ बैठक की। जहां तक पीने के पानी की बात है तो मैंने सभी डीसी को सख्त निर्देश दिए हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पीने के पानी का सवाल है, मैंने निजी बोरवेलों को अपने कब्जे में लेने और गांवों और वार्डों में पानी की आपूर्ति के लिए टैंकर नियुक्त करने का निर्देश दिया है। जो भी पैसा चाहिए सरकार देने को तैयार है। यह पहले से ही डीसी के पास है। मैं जहां भी आवश्यक हो नए बोरवेल खोदने के लिए 70 करोड़ रुपए और जारी करने का निर्णय लिया है। तो भाई सरकार तो जल संकट से निपटने के लिए अलग तरह के जो कदम है वो उठा रही है, लेकिन सवाल अभी भी जस का तस है। मुसीबत सामने आने के बाद में हर कोई निदान तलाशने में लग जाता है। आखिर हम ऐसा क्यों कुछ नहीं करते जिससे हमारी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी को पानी की समस्या का सामना करना ही ना पड़े। पानी की अहमियत कितनी है, इसे समझने के लिए कुछ फैक्ट भी जानना जरूरी है। वो फैक्ट आपको बताती हूँ। पिछले 72 सालों में भारत में ग्राउंड वाटर का स्तर 75% तक कम हो चुका है और देश के 700 में से 256 जिलों में पानी की भारी किल्लत अभी से ही नजर आती है। नीति आयोग की तो एक रिपोर्ट भी सामने आई और इस रिपोर्ट में फिलहाल 60 करोड़ भारतीयों पर गंभीर जल संकट मंडरा रहा है और पानी की कमी और उस तक पहुंचने में आने वाली जो तमाम मुश्किलें हैं उसकी वजह से हर साल लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है।
अनुमान तो ये भी है कि 2030 तक भारत की 40% जनसंख्या के पास पीने का पानी नहीं होगा। समझिए, ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं 2040 तक भारत में पीने का पानी खत्म हो सकता है, ये इन रिपोर्ट्स में बताया गया। और ये जो आंकड़े हैं ये रिपोर्ट में बताए गए हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं, सचेत करने वाले हैं। कर्नाटक के लोग जल संकट से जूझ रहे हैं और उसके लिए कर्नाटक के मंदिरों में भी विशेष पूजा की जा रही है। हम उम्मीद करेंगे कि जल्द ही कर्नाटक भी जल संकट से निपट सके, उबर सके। लेकिन पानी की अहमियत को आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। आपके बड़े बुजुर्गों ने पानी को नदियों में देखा, आपके माता पिता ने उस पानी को कुएं में देखा, हमारी जनरेशन के लोगों ने उस पानी को नल में देखा, बोरवेल में देखा, और अब पानी जो है वो बॉटल्स में नजर आती है। लेकिन अब जब आगे आने वाली पीढ़ी आएगी तो सोचिए जरा, शायद उन्हें बोतल में भी पानी देखने को ना मिले। कई सालों के बाद पानी सिर्फ एक कहानी बनता हुआ नजर आता है। हम आपको बिल्कुल डराना नहीं चाहते, और आप ये समझिए कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके सामने किस तरह से चुनौतियां साबित हो सकती हैं आने वाले वक्त में, बस ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपने सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से समझा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आखिरकार संदेश खाली का आरोपी शाहजहां शेख सीबीआई की गिरफ्त में आ ही गया। शाम करीब 6:45 बजे सीबीआई को शाहजहां की कस्टडी मिली। लेकिन आज आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, पहले इसकी टाइमलाइन जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। समझिए, दरअसल दोपहर को हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया और बाकायदा डेडलाइन दे दी। कोर्ट ने शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। कोर्ट ने सीबीआई को सीधे ये कहा गया था, सीआईडी को शाम 4:15 बजे तक का वक्त दिया था। इसके बाद सीबीआई पुलिस मुख्यालय पहुंची। सीआईडी ने कस्टडी से पहले तो शाहजहां का मेडिकल करवाया और मेडिकल के बाद में 6:45 बजे सीबीआई को कस्टडी दे दी गई। पश्चिम बंगाल में आखिरकार ममता दीदी को अदालत से भी कोई राहत नहीं मिली है। कोलकाता हाईकोर्ट ने भी शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दे दिया। अदालत के इस आदेश के बाद में राज्य पुलिस और सीबीआई बंगाल में अब एक तरह से आमने सामने आ गए। समझिए जरा, देश की सबसे बड़ी अदालत ने पहले ही इस पूरे मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था। इसके बाद ममता सरकार ने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां पर भी ममता सरकार की बिल्कुल नहीं चली। ममता सरकार को झटका लग गया। अदालत ने राज्य पुलिस को शाहजहां शेख को 4:15 बजे तक सौंपने का सीधे आदेश दे दिया। राज्य पुलिस ने हालांकि काफी देर तक ट्रांसफर में पेच जरूर फंसाए रखा, लेकिन आखिरकार देखिए अब सीबीआई की कस्टडी में शाहजहां शेख है। सीबीआई केंद्रीय पुलिस बल लेकर पहुंची। 5 मार्च को भी हमने देखा था कि किस तरह से सीबीआई को 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा था। सीबीआई ने 3:45 बजे शाहजहां को लेने के लिए कोलकाता में वहां पर उनकी मौजूदगी नजर आई। पुलिस मुख्यालय टीम पहुंच चुकी थी, लेकिन राज्य सरकार ने शाहजहां को हैंडओवर नहीं किया। कुल मिलाकर काफी कोशिश की गई थी ममता पुलिस की तरफ से, कई बार कोशिश की गई थी पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को और कहीं ना कहीं खींचने की। बंगाल में अदालत के कानूनी कायदे का भी ममता सरकार पर कोई असर उस समय तक पड़ता नजर नहीं आ रहा था। ममता सरकार शाहजहां शेख को लगातार कैसे बचाती रही वो हम लगातार समय समय पर देखते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा भी कि कैसे अब कुल मिलाकर शाहजहां शेख जो है वो अब सीबीआई कस्टडी में है। इधर हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कैसे दीदी के गढ़ बंगाल में पहुंचे। पीएम ने बारासात में बाकायदा रैली की। पीएम मोदी को मंच पर ही महिलाओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया और मंच से ही संदेश खाली मामले में ममता दीदी पर हमला किया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते जा रहे हैं। पीएम ने पीड़िताओं को आश्वस्त भी किया कि आपका ध्यान ममता दीदी ने नहीं रखा, लेकिन हम रखेंगे। ये बात आज तस्वीर इस पूरे मंच से जरूर देखने को मिलेगी। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। टीएमसी सरकार कभी भी
बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से बाकायदा आज मुलाकात भी की। 5 पीड़ित महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपने मन की पीड़ा को जाहिर किया। प्रधानमंत्री से मुलाकात करते वक्त महिलाएं इस दौरान भावुक भी हो गई। पीएम मोदी ने बाकायदा एक पिता की तरह धैर्य के साथ उन महिलाओं की बातें सुनी। पीएम से इन महिलाओं ने अपना दर्द, अपनी भावनाएं व्यक्त की और पीएम से मुलाकात करने के बाद में इन महिलाओं के भाव क्या थे, उन्होंने क्या कहा, वो भी आपको सुनना चाहिए। आश्वासन दिया है हमें, हम 500 से बात किया है, आश्वासन दिया है। हमारे साथ जो भी हुआ है सारे डिटेल्स में उन्होंने सुना है ध्यान से। उसके बाद बोला है चलो मैं करूंगा, कुछ करूंगा आप लोगों के लिए। हाँ, हम लोगों को तो सुकून मिला है, उनसे मिलकर हमें बहुत सुकून मिला है। उनके आशीर्वाद भी लिया, हम लोगों ने पैर छू के उनके आशीर्वाद भी लिया है, हमें बड़ा सुकून मिला है। हाँ, हमने बोला है सर हमें डर लग रहा है, बोल रहा है आप डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास आए हो, कोई डरने की बात नहीं है। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी के गढ़ में थे। संदेशखाली महिलाओं से उन्होंने मुलाकात की और महिलाएं पीएम से मिलने के बाद काफी आश्वस्त और काफी प्रसन्न नजर आ रही थी। भाई पीएम मोदी ने हमला बोला तो ममता दीदी आखिर कैसे शांत रहती। ममता बनर्जी भी सामने आई और ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर एक पोस्ट किया और कहा कि पीएम मोदी बंगाल को बदनाम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आगे लिखा है कि जब चुनाव आता है तब पीएम बंगाल आ जाते हैं। बंगाल देश की सांस्कृतिक राजधानी है और कुछ लोग इसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जो वंचित कर रहा है, जो गरीब के ऊपर अत्याचार कर रहा है, जो पार्टी जो शोषित कर रहा है, जो वंचित कर रहा है, जो लूट कर रहा है जनता को, जनता का पॉकेट लूट कर रहा है, पॉकेट काट रहा है और खाली विज्ञापन देके, भाषण देके बड़ा बड़ा भाषण करते हैं चुनाव के टाइम में। आज चुनाव के बाद इसको शक्ल भी नहीं देखा जाता। इसके लिए आप लोग थोड़ा विनती करने चाहिए, वादा लीजिए कि हम जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम एनआरसी करने नहीं देंगे। हम जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन बांग्ला टूटने हम नहीं देंगे। तो संदेशखाली को लेकर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आई। इसके पहले आपको बताते चले, शाहजहां शेख को लेकर भी लगातार ममता सरकार गिरती नजर आ रही थी। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि आखिर बंगाल की राज्य पुलिस शाहजहां शेख को सीबीआई को क्यों नहीं सौंप रही, जिसके बाद कयास राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा तेज होते चले गए। अब अगर शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर बात की जाए तो शाहजहां शेख की गिरफ्तारी से ममता बनर्जी क्या डरी हुई हैं, उसके बाद में कई सवाल इस दौरान खड़े हो जाते हैं। सीबीआई शाहजहां शेख को लेकर अब दिल्ली आएगी। बड़ी बातें जान लीजिए, दिल्ली में सीबीआई शेख से कई राज उगलवाए जा सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। शाहजहां शेख कई राज उगल सकते हैं और राज खुलने से ममता बनर्जी डर रही है। टीएमसी ने शाहजहां शेख को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन फिर भी पुलिस लगातार कैसे शाहजहां शेख को बचाती रही, यह हम सभी के सामने है। वहीं बारासात में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से टीएमसी सरकार पर हमला बोला, उसके बाद से टीएमसी के नेता लगातार कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने संदेशखाली को पॉलिटिसाइज कर दिया है। लेकिन सवाल तो ममता सरकार पर उठते हैं सर। आखिर की ममता सरकार की पुलिस संदेशखाली के दरिंदों को सीबीआई को आखिर क्यों नहीं सौंप रही? बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि ममता सरकार शाहजहां शेख बचाओ अभियान क्यों चला रही है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ आंदोलन चलाते हैं और तृणमूल कांग्रेस शाहजहां बचाओ आंदोलन चला रही है। जिस प्रकार से सीबीआई की जांच के लिए कहा गया हाईकोर्ट के द्वारा, वो भी तल्ख टिप्पणियां करते हुए, ये कहते हुए कि वेस्ट बंगाल की पुलिस हाइड एंड सीक खेल रही है, ये कहते हुए कि उनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बचाया जा रहा है, ये कहते हुए कि ये फिट मामला है और इससे पब्लिक कॉन्शियंस शेक हुआ है और इसको ट्रांसफर होना चाहिए सीबीआई को। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी और उनकी सरकार शाहजहां बचाओ चला रही है। कारण यही है कि आज शेख शाहजहां जैसा गुंडा वो अगर मुंह खोले तो बहुत कुछ चीज बाहर आ जाएगा। शेख शाहजहां को ये सरकार का क्यों जरूरत है? एक सरकार, एक बड़ा सरकार जो पश्चिम बंगाल चला रहे हैं, उसको ये गुंडा से क्या लेना देना है? लेना देना है। आज लोकसभा वोट कुछ दिन बाद है
आज घर घर जाके पूरा वो एरिया, पूरा बसीरहाट और एडजॉइनिंग एरिया डराना, थ्रेटन करना, गोली मारना, वोट तक नहीं जाओगे अगर भाजपा को वोट देना है, ये सारे काम शेख शाहजहां और उसका गुंडा करता है। तो बंगाल में शाहजहां शेख को लेकर बवाल चल रहा है। उधर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शाहजहां और उसके सहयोगियों की 14 संपत्तियां अटैच कर दी हैं। ईडी ने शाहजहां और उसके सहयोगियों की लगभग 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की, और कुर्क की गई कुल 14 संपत्तियों में अपार्टमेंट्स, कृषि भूमि, मछली पालन की जमीनें और 2 बैंक खाते भी शामिल हैं। हाईकोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि शाहजहां कोई साधारण नागरिक नहीं है, बल्कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि है जो जिला परिषद में एक महत्वपूर्ण पद पर है। हाईकोर्ट ने पिछले आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने के सीधे सीधे निर्देश दिए गए थे। पश्चिम बंगाल में क्या हालात हैं, ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में संदेश खाली में जो हिंसा हुई, उस हिंसा की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी गई है। और अब इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय महिला आयोग ने पश्चिम बंगाल के हालातों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मंगलवार को राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की थी। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्य के हालातों के बारे में, वहां की परिस्थिति के बारे में जानकारी दी और राष्ट्रपति को अवगत कराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो रिपोर्ट सौंपी गई, उस रिपोर्ट में क्या है वो भी जरा जान लीजिए। पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज किए गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य पुलिस और टीएमसी ने कैसे डर का माहौल बनाया, इस रिपोर्ट में उसका जिक्र है। महिलाओं के साथ में किस तरह से कैसे ज्यादती की गई, उसका जिक्र है। इस रिपोर्ट में ममता सरकार के नेतृत्व और रवैये पर सवाल उठाए गए हैं, जो इस पूरी जो रिपोर्ट है उसे सौंपा गया है। अब आपको यह भी बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल में ममता बनर्जी के गढ़ में तो थे। पीएम मोदी ने बारासात में बंगाल में बड़ी सौगातें तो दी हैं, उसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। और आपको बताते चलें, इस पूरी खबर के बारे में अगर आप समझें तो पीएम मोदी ने जिस तरह से बड़ी सौगात दी, वो अपने आप में सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ी सौगात है। पीएम मोदी ने बारासात में बंगाल को 15,400 करोड़ की सौगात दी है। बंगाल से पीएम मोदी ने ममता सरकार पर हमला भी बोला। पिछले 7 दिनों में पीएम मोदी किस तरह से लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं, दूसरा ये दौरा था। पीएम का मिशन क्या है वो भी जरा जान लीजिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मजबूत करना एक बड़ा कहीं ना कहीं उद्देश्य है। 42 सीटों का एक तरह से क्लीन स्वीप करना बड़ा उद्देश्य है। ममता सरकार को बंगाल से हटाना बड़ा उद्देश्य है। 400 पार के लिए माहौल बनाना बड़ा उद्देश्य है। ये आप समझिए, प्रधानमंत्री बारासात पहुंचते हैं और एक तरह से उन्होंने यहां पर जो एक बड़ी सौगात दी वो तो दी, लेकिन अनप्लान्ड रोड शो भी कर दिया। और ये अनप्लान्ड रोड शो काफी कुछ कहता है। प्रधानमंत्री मोदी का ये सो कॉल्ड अनप्लान्ड रोड शो करीब 12.5 किलोमीटर का था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये रोड शो प्रधानमंत्री के पहले से जो कार्यक्रम तय थे उसमें शामिल नहीं था, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री का ये रोड शो नजर आया और अभूतपूर्व भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहां पर जुटी, वो तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में रास्ते में बड़ी संख्या में लोग नजर आए। रोड शो के दौरान लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा उनका अभिवादन स्वीकार किया। लोगों का जो जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा था वो तस्वीर भी यहां पर देखने को मिली। बारासात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो के बाद में एक रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में भी हर मां बेटी कह रही है कि अब की बार 400 पार, इस बात को दोहराया। आपको बताते चले, पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने पश्चिम बंगाल और देश की तरक्की के लिए ईमानदारी से कोशिश की है। ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस भाषण में कही। पीएम मोदी ने कहा है कि संदेश खाली में जो हुआ उससे देश शर्मसार हुआ है। ऐसे काम को देखते हुए ही पूरा देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है, हर माता बहन कह रही है
अब की बार जरा पूरी ताकत से बताइए, अब की बार एनडीए सरकार এই बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर एक बार फिर से अब की बार 400 पार का नारा दिया। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष का नारा दिया और 3 बार से बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब रही है, ये बात भी कही। ममता बनर्जी ने इसके लिए डबल एम का फॉर्मूला अपनाया है। वो डबल एम का फॉर्मूला आखिर क्या है? इस डबल एम के फॉर्मूले में महिला शामिल है, एम फॉर महिला, एम फॉर मुसलमान भी शामिल है। यानी महिला और मुसलमान का कॉम्बिनेशन जो है वो ममता बनर्जी बनाती हुई नजर आ रही हैं और आने वाले वक्त में वही तस्वीर नजर आएगी। ममता बनर्जी डबल एम फॉर्मूला यानी कि मुस्लिम और महिला वोटर्स के सहारे बंगाल की सत्ता में अपना दबदबा बनाए हुए हैं और 2024 में भी क्लीन स्वीप का टारगेट ममता बनर्जी ने सेट किया है। लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच संदेश खाली की घटना ने बीजेपी को ममता बनर्जी पर हमला करने का मौका दे दिया है। अब चुनाव आयोग का आंकड़ा क्या कहता है वो भी जरा समझिए। चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार बंगाल के अगर वोटर्स की बात करें तो करीब 7 करोड़ 26 लाख से ज्यादा यहाँ पर वोटर्स हैं और उसमें अगर आप बहुत महत्वपूर्ण अगर भूमिका देखें तो महिलाओं की है। महिलाओं की यहाँ पर लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा संख्या महिला वोटर्स की है। अगर हम 2019 की बात करें तो 81.7% महिला वोटर्स ने मतदान किया था और उसका क्या परिणाम रहा वो हमने देखा भी। खास तौर से अच्छा खासा जो वोट बैंक है वो खास तौर से टीएमसी के लिए महिला वोट बैंक माना जाता है। इसी तरह से बंगाल में करीब 27% आबादी मुस्लिमों की और इसीलिए हर चुनाव में पार्टियों की नजर महिलाओं और साथ ही साथ मुस्लिम वोट पर रहती है। और बंगाल की राजनीति में अगर देखा जाए तो पिछले 5 दशक से एक अलग ही तरह की राजनीति का एक अलग जोन नजर आता है। तो महिला और मुसलमान का जो एक तरह से अपनी ताकत बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं ममता बनर्जी कर रही है। नक्सलवादी आंदोलन और 1977 में सीपीआईएम लेफ्ट फ्रंट की सत्ता संभालने के बाद बंगाल वामपंथियों का कैसे पश्चिम बंगाल किला बन गया ये हम सभी जानते हैं। 90 के दशक में यह अनुमान लगाना भी मुश्किल था कि 2 दशकों के बाद वामपंथी दल पश्चिम बंगाल में अस्तित्व की लड़ाई लड़ते नजर आएंगे। कांग्रेस विपक्ष के तौर पर बैकफुट पर थी। कांग्रेस को अलग होकर ममता बनर्जी ने बाकायदा विपक्ष की कमान संभाली और 2011 में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कब्जा कर लिया और उसके बाद से लगातार पूर्वी राज्य की राजनीति भी पूरी तरह से बदल गई। ममता बनर्जी के तीसरे कार्यकाल तक बीजेपी ने वामपंथी दलों कांग्रेस के जो स्पेस है उस पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है और एक तरह से मुख्य विपक्षी दल बन गई। 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल की बात करें तो बीजेपी बड़ी जीत की तैयारी लगातार करती रही है। पीएम मोदी लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी लगातार पश्चिम बंगाल को बड़ी सौगातें दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की इन्हीं तैयारियों की वजह से बीजेपी ने 2019 में बंगाल में अप्रत्याशित प्रदर्शन किया था और कहीं ना कहीं वही डर जो है ममता बनर्जी को अब इस चुनाव के लिए जरूर सताता है। 2014 की अगर बात करें तो 2014 में बीजेपी को बंगाल में सिर्फ 2 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत 17% का था। 2019 की अगर बात करें तो 2019 में बीजेपी ने बंगाल की 42 सीटों में से 18 पर जीत हासिल की और उसका वोट प्रतिशत अगर देखा जाए तो उसका वोट प्रतिशत करीब 40.6% था। मोदी राज में बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल में बीजेपी ने करीब 34% ज्यादा वोट बैंक बना लिया। विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी अगर बीजेपी के प्रदर्शन की बात की जाए तो बीजेपी का प्रदर्शन यहां पर अप्रत्याशित देखा जा सकता है। 2022 में भी बीजेपी ने 74 सीटों की एक लंबी छलांग लगाई और 74 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ये आंकड़ा क्यों खास हो जाता है समझिए जरा। दरअसल 1992 से लेकर 2011 तक भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल विधानसभा में कोई नुमाइंदा तक नहीं था। वहां पर एक तरफा अगर किसी पार्टी का कब्जा था तो वो टीएमसी थी।
2016 में बीजेपी ने यहां पर मौजूदगी दर्ज कराई, अपने 3 विधायक जीते और अमित शाह की जो रणनीति रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कैंपेन रहा, ये उसी का ही असर था कि 5 साल के भीतर ही बीजेपी बंगाल में मुख्य विपक्षी दल बन गई। समझिए, विधानसभा चुनाव का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के इस रिकॉर्ड के अनुसार बीजेपी का जो वोट प्रतिशत रहा है वो 28% का, एक तरह से उसमें सीधे सीधे बूम आया, सीधे सीधे छलांग लगी। 2016 में जो चुनाव हुआ था उसमें करीब 10.16% वोट हासिल किया है बीजेपी ने। और 2022 की अगर बात करें, 2016 से 2022 को समझिए, 2022 में 38.15% वोट हासिल हुआ। 2016 में जो 10.16 था वो 2022 में 38.15% हो गया। अपने आप में कितना ज्यादा ये ग्राफ चेंज हुआ है। अब इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी को किस तरह से कड़ी टक्कर दी, ये वोट प्रतिशत जो है वो सीधा सीधा बता देता है। अब बंगाल में बीजेपी के पास में नेतृत्व का कोई चेहरा नहीं था। ये एक कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ा सा सेटबैक करने वाली स्थिति थी। 2014 के बाद से बंगाल में लगातार जो चुनाव हुए उन सभी चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे ज्यादा आगे रहा और ये कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़े गए। 2024 के लिए भी बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे और केंद्र सरकार के काम के आधार पर ही वोट मांग रही है। 2024 के भी चुनावों में यही तस्वीर है। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है। अब इस चुनाव से पहले टीएमसी को कैसे बड़ा झटका लगा है वो समझिए। टीएमसी के जो पुराने विधायक हैं तापस रॉय, बुधवार को वो टीएमसी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बारानगर से वो 3 बार विधायक रहे हैं और आज जिस दौरान उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो इस ज्वाइनिंग के दौरान शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार भी मौजूद रहे। इधर भी उतना ही लंबा रहेगा जितना दिन तक, और मेरा रेस्ट ऑफ लाइफ पॉलिटिक्स वो हम बिताएंगे बीजेपी के साथ। छोड़ने का कारण क्या? छोड़ने का वजह बहुत सारे हैं, जैसे लॉलेसनेस, जैसे बॉक्टुई, जैसे संदेश खाली, जैसे माँ बहनों का जो रोना, आंसू, ये देख के हम सह नहीं पाए। ऐसा बंगाल के लिए हम लोग तो टीएमसी नहीं बनाए थे, नहीं किए थे।